9 वर्ष का कार्यकाल भारत सरकार का मोदी जी के नेतृत्व में रहा है, जिसको लेकर के आज कैसरगंज लोकसभा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान कई बार मंत्री, वर्तमान में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी का हम इस गवर्नर की धरती पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम में अवनीश जी जो हमारे पड़ोसी जनपद के रहने वाले हैं, हमारे गोंडा जनपद के प्रभारी हैं, जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने कई कीर्तिमान बढ़ाने का काम किया। ऐसे हमारे अमर किशोर कश्यप जी जो जिलाध्यक्ष हैं, भाई बावन सिंह जी जिनकी विधानसभा में इस समय एक कार्यक्रम चल रहा है, बड़े भाई पयागपुर के विधायक पूर्व एमएलसी सुभाष त्रिपाठी जी, तरफगंज के विधायक हमारे छोटे भाई प्रेम नारायण पांडे जी, विधान परिषद सदस्य भाई मंजू सिंह, अजय सिंह जी विधायक रंगागंज, घनश्याम मिश्रा जी जिलाध्यक्ष, सूर्यनारायण तिवारी जी पूर्व जिलाध्यक्ष, गौरव वर्मा जी प्रभारी विधानसभा कैसरगंज, मीना आपकी अध्यक्ष महिला मोर्चा, यहाँ पर मौजूद पूर्व मंत्री राम बहादुर सिंह जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष किशोर मिश्रा जी, सभी ब्लॉक प्रमुख लगभग कैसरगंज, पयागपुर, करनागंज, धर्मगंज और कटरा के सभी ब्लॉक प्रमुख हमारे मंच पर मौजूद हैं और सभी जिला पंचायत सदस्य भी हमारे मंच पर मौजूद हैं। इन सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और भी पार्टी के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, जिनका गीत आपने सुना, गुड्डू दुबे जी, गगनदीप सिंह जी, हमारे प्रभारी संजीव सिंह जी, बहराइच के प्रभारी सुनील सिंह जी और भी तमाम ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका मैं नाम जानता हूँ। मुलाकात होती रहती है, लेकिन मैंने पहले कहा था कि आज शादी विवाह का शायद अंतिम लगन है और इसलिए आज हर आदमी व्यस्त हो, तो इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को, माताओं को, बहनों को जो खड़े हैं सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करिए, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। भाइयों, क्या मीडिया वाले बड़ी तिरछी नजर से देख रहे हैं। कभी जहर पिया जाता है, कभी जहर पिया जाता है और तब जाके जमाने में दिया जाता है। कभी अश्क कभी गम
कभी जहर दिया जाता है, जब कभी जाके जमाने में दिया जाता है। ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मेरा नाम दिया जाता है। इसको अरे समझे ना यार, इसको मैंने कहा गम और कभी जहर दिया जाता है, जब कभी जाके जमाने में दिया जाता है। ये मिला मुझको जमाने से मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मुझे याद किया जाता है। इसको रुसवाई कहे या शोहरत अपनी, इसको रुसवाई कहे कि शोहरत अपनी, दबे ओठों से मेरा नाम लिया जाता है। भाइयों, आज हम भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता से लेकर के नए कार्यकर्ता, 91 से लेकर के 89 से लेकर के आज तक के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। भाइयों, कभी कभी हम अपने आप से सवाल करने लगते हैं, और जब सरसरी नजर पर सवाल करते हैं तो हम गंभीर चीजों को नकार देते हैं। ऐसे जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से कोई विरोधी पार्टी का कार्यकर्ता मिलता है या हल्के मन से हम कभी समीक्षा करते हैं, तो हम सोच नहीं पाते हैं क्या पाया क्या खोया। मेरे मित्रों, 1947 में देश आजाद हुआ। 1947 भैया रोक दीजिए, थोड़ा देर रोक दीजिए। 1947 में देश आजाद हुआ और आजादी की प्रक्रिया चल ही रही थी कि उसी समय देश का बंटवारा हुआ, और बंटवारे का घाव अभी पूरा नहीं हुआ था। पाकिस्तान ने सेना के भेष में कबायली हमला कर दिया, और मेरे भाइयों, 78,000 वर्ग किलोमीटर जमीन, कितना? 78,000 वर्ग किलोमीटर जमीन आज भी पाकिस्तान के कब्जे में हमारे देश की है। ये काम किसके समय में हुआ? मित्रों, यह काम भी कांग्रेस के ही समय में हुआ, और उस समय के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहला काम। उसके बाद सन 1962 चीन हमारे देश के ऊपर आक्रमण करता है, और चीन के कब्जे में आज भी 33,000 वर्ग किलोमीटर जमीन है। ये काम किसके समय में हुआ? कांग्रेस। सन 1971 में हिंदुस्तान के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना घटी कि पाकिस्तान के 92,000
सैनिकों को हमारी देश की सेना ने बंदी बनाया था। कितना? 92,000। लेकिन मेरे मित्रों, उस समय एक अवसर था, उस समय एक अवसर था हमारे पास। अगर सशक्त भारत होता, मजबूत भारत होता, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला भारत होता, मोदी वाला भारत होता, तो 92,000 सैनिक जाने के पहले पाकिस्तान के द्वारा जो हमारी जमीन कब्जा करके रख दी गई है, उन सारी समस्याओं का निदान हो सकता था यदि कांग्रेस के प्रधानमंत्री की जगह नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते, भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री होता, तो 92,000 सैनिक यूं ही न चले जाते। सन 1975 में देश में इमरजेंसी लगाई गई। देश के तमाम नेता जहां पर बंद थे, वहीं पर हमारे भी गोंडा जिले के बहुत से नेता बंद थे। उसमें हमको भी जाने का मौका मिला था। भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, इस देश में जब लोकतंत्र की एक तरीके से हत्या की गई, देश में इमरजेंसी लगाई गई, उस समय भी कांग्रेस की ही सरकार थी। और सन 1984 में जब सिखों का कत्लेआम किया गया, उस समय भी कांग्रेस की ही सरकार थी। मेरे भाइयों, आज कांग्रेस के लोग पूछते हैं कि मोदी जी ने क्या किया, तो मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि मोदी जी ने क्या किया, वो तो हम बताएंगे, लेकिन आप बताओ, राम जन्मभूमि का जब केस हाई कोर्ट में चल रहा था, उस समय फैसला न आने के विरोध में कांग्रेस वकीलों की फौज क्यों खड़ी करती थी? जब आतंकवादियों के लिए इस देश में ये भी गवाह है कि आतंकवादियों को फांसी न होने पाए, सुप्रीम कोर्ट को रात में सुप्रीम कोर्ट का ताला खुलवाया गया, तब भी कांग्रेस की ही सरकार थी, दूसरे की सरकार नहीं थी। मेरे मित्रों, और जब उरी में जब पुलवामा में हमारे सैनिकों की हत्या होती है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे सैनिक सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं और एयर स्ट्राइक करते हैं, तब इस देश के कांग्रेसी हमारे सेना से सबूत मांगते हैं। यही नहीं, जब हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना की दवाई बनाई, तब भी इन्होंने सबूत मांगे। इसलिए मेरे भाइयों, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। अगर आपके मन में भी सवाल हो कि हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, हमने 91 मदद की, 96 मदद की, 98 मदद की, 99 मदद की, 4 मदद की, 9 मदद की, और आज तक मदद करते चले आए, तो क्या मिला? मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश में एक ऐसी स्थिति आ गई थी 2014 के पहले, एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि दुनिया के जितने भी विद्वान हैं, जो
सन 1984 फिर ले चलता 84 में इंदिरा जी की हत्या हुई थी, सहानुभूति की लहर थी, राजीव गांधी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। लेकिन 84 के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं 84 के बाद 89 में चुनाव हुआ, किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। 89 के बाद 91 में चुनाव हुआ, किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। 91 के बाद 96 में चुनाव हुआ, किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। 96 के बाद 98 में चुनाव हुआ, किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। 98 के बाद 99 चुनाव हुआ, किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। 99 के बाद 2004 में चुनाव हुआ, किसी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं हुई। और 2004 के बाद 2009 में चुनाव हुआ और किसी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। तब देश के लोग, देश के प्रति चिंता रखने वाले लोग ये सोच रहे थे कि शायद इस देश के अंदर अब कभी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनेगी। लेकिन मेरे मित्रों, 2014 में मोदी जी का आगमन होता है। मोदी जी के आगमन के बाद दलित, पिछड़ा, अगड़ा सब एक साथ इकट्ठा होते हैं और दुनिया के भविष्यवाणी करने वालों लोगों की भविष्यवाणी समाप्त होती है और 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है। देश निराशा में डूब रहा था, देश निराशा में डूब रहा था, निराश हो गया है। निराश होना बहुत खतरनाक होता है। और तब आप लोगों की बदौलत 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 2014 के बाद 2019 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और 2024 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है, क्योंकि कुछ काम ही ऐसे हुए हैं। याद करो पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान, याद करो, याद करो, नारा लगता था रामलला हमारे मंदिर वही बनाएंगे, झंडा फहराने के लिए जोशी जी के नेतृत्व में यात्रा करनी पड़ेगी। लेकिन मेरे मित्रों, आपने देखा होगा पहले हम कहते थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। मेरे नजदीक भाइयों, क्योंकि मैं शौचालय पर नहीं जा रहा, सबको मालूम है, आवास के बारे में सबको मालूम है, कितने बैंक खाते खोले गए सबको मालूम है। बैंक खाते खोलने से कैसे भ्रष्टाचार मिटा है, समाप्त हुआ है, सबको मालूम है। लेकिन नारा लगता था जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और मेरे मित्रों, आप देखिए कि जो सरकार आपने बनाई थी, मैं हमेशा क्रेडिट देता हूं जनता को, सरकार की क्रेडिट मैं हमेशा जनता को देता हूं, कार्यकर्ता को देता हूं। आपकी बदौलत पहले नारा लगता था जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। आज गोलंड की धरती पर खड़े होकर के बता रहे हैं, पहले नारा लगाते थे, अब देख लो अमित शाह जी ने ऐसा चमत्कार कर दिया कि अब कह रहे हैं निष्ठापूर्वक कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। फर्क है कि नहीं? रामलला हम आएंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना? तो इसको, इसका क्रेडिट किसको जाएगा?
मोदी जी को जाएगा, लेकिन उसके पहले कार्यकर्ता को जाएगा, उसके पहले इस देश की जनता को जाएगा। इस देश की जनता ने सक्षम बनाया है मोदी जी को, इस देश के कार्यकर्ता ने बनाया है सक्षम मोदी जी को। इसलिए भाइयों, हम ज्यादा न कुछ कहते हुए आपसे कहना चाहते हैं, किसी ने कहा है जब परिवार के हित का सवाल हो तो मुखिया को कुर्बानी देनी पड़ती है। जब पूरे परिवार के हित का सवाल हो तो घर के मुखिया को कुर्बानी देनी पड़ती है। जब जिले का सवाल हो तो नेताओं को कुर्बानी देनी पड़ती है, और जब देश का सवाल हो तो सबको कुर्बानी देनी पड़ती है। सारे जहां में अच्छा है हिंदुस्तान, और ऐसा नहीं है कि केवल मंदिर का ही काम हो रहा है। ऐसा ही नहीं है कि केवल कोरोना की दवाई बनाई जा रही है, सड़कें भी बन रही हैं, बहुत तेजी से बन रही है। मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, विश्वविद्यालय भी बन रहा है, सेना के हथियार भी बन रहे हैं। देश को जो जो जरूरत है सब बन रहे हैं। लेकिन याद रखना मेरे भाइयों, ये आपके वोट के बदौलत बन रहे हैं, आपके बदौलत बन रहे हैं। इसलिए आज मैंने कहा था कि 1 बजे मैं समाप्त कर दूंगा। मैं पुनः अपने मंचासीन सभी नेताओं का, सभी माताओं बहनों का, और बहुत बड़ी संख्या में माताएं बहनें भी आई हैं, बहुत बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज के लोग भी आए हैं, बहुत बड़ी संख्या में, और सभी मीडिया के बंधुओं को सबको मैं प्रणाम कर